वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं आपके साथ हूं भुवनेश्वर माथुर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, क्लास 9th हिस्ट्री। ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सामाजिक परिवर्तन का युग आ गया है। देखते हैं सोसाइटी पे उस समय की या पर्टिकुलरली यूरोपियन सोसाइटी या पूरे वर्ल्ड की सोसाइटी पर क्या फर्क पड़ता है। देखिए क्या होता है कि जहां जहां व्यक्ति नहीं पहुंच पाता लेकिन उसके विचार पहुंच जाते हैं। आपने सुना भी होगा, एक कविता है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कि कहा जाता है कि जहां पर सूरज की धूप भी नहीं पहुंच पाती वहां कवि के विचार पहुंच जाते हैं। ऐसा ही कुछ ये चैप्टर है। पिछले अध्याय में आपने फ्रांस की क्रांति के बारे में हमने बहुत डीपली पढ़ा था। यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता की शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा। देखिए अभी इन्हीं दिनों हमारे पड़ोसी मुल्क में कितनी परेशानी चल रही है, ये आपसे छुपी नहीं है। तो वो बातचीत हमारे पूरे देश में और पूरे संसार भर में फैल गई है। जी हाँ, मेरा इशारा अफगानिस्तान की तरफ है। तो क्या वो विचार हमारे गांव-गांव तक नहीं फैले कि क्या हुआ अफगानिस्तान में, क्यों लोकतंत्र फेल हो गया, है ना। इसी तरह से ये सारे पॉजिटिव विचार स्वतंत्रता और समानता की शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा हमने इससे पहले वाले वीडियो में। फ्रांसीसी क्रांति ने क्या किया कि सामाजिक संरचना के क्षेत्र में पूरा परिवर्तन, एंटायर बदल डाला और ये पॉसिबिलिटीज पब्लिक के सामने खोल दी, सूत्रपात कर दिया कि इस फॉर्मूले से क्या मिल सकता है। पूरी हमारी सामाजिक ढांचा बदल सकता है। उसमें सबको क्या मिलेगा, पूरा चेंज आ जाएगा। क्या क्या चीज हो जाएगी, आपको समानता और शक्ति मिल जाएगी। 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर एस्टेट्स और श्रेणियों में बटा हुआ था। फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट, हमने तीनों बहुत डीपली देखी थी, है ना। अब हुआ क्या, समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था। लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा। तो चलिए थोड़ा सा फ्रांस की क्रांति की बात कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। याद कीजिए मैंने जब आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बताया था, उस वीडियो को देखिए एक बार और। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या प्रॉब्लम थी, क्यों हुआ। 3 एस्टेट्स बने हुए थे। मैंने बताया था आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। ये टैक्स नहीं देते थे। कौन से वाले, ये टैक्स नहीं देंगे, ये टैक्स नहीं देंगे, है ना। ये टैक्स देंगे जो कि मजदूर हैं उस जमाने के। थर्ड एस्टेट ये टैक्स देगा। फ्रेंच में जो रिवॉल्यूशन हुआ, क्यों हुआ, लिबर्टी के लिए, आजादी, इक्वालिटी के लिए, भाईचारा, फ्रेटर्निटी के लिए। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, 3 चीज के लिए हुआ था और ये हो भी गई वहां पे। तो इससे हमको सीख मिली कि अगर ये फ्रांस में पॉसिबल है तो पूरे विश्व में इसकी संभावना है, बहुत ब्राइट है। आगे चलते हैं। यूरोप, एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई। देखिए ये क्रांति हुई कहां पे, फ्रांस में, लेकिन पूरे विश्व में इस बात का चर्चा आम हो गया। हर जगह जहां भी 4 आदमी बैठते बातें छिड़ जाती। अरे फ्रांस के राजा को मार डाला। कौन था, लुई कौन से नंबर का,
16 ऐसे याद किया कीजिए। तो भारत में भी राजा राममोहन रॉय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया। इन लोगों ने, महान लोगों ने भी इस बात को तस्दीक की, वेरीफाई किया, हाँ अच्छा हुआ। और भी बहुत सारे लोगों ने क्रांति पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। जैसे जो आज की राजनीतिक परिस्थिति है, तो हमारे घर में भी, आपके घर में भी बातें चलती हैं, तो विचार फैलते हैं, विचार फैलते हैं तो हम भी सोचते हैं। इन्होंने भी सोचा, हमारे देश में भी सोचा गया। आदरणीय किसका नाम आया अभी, डॉक्टर राजा राममोहन रॉय साहब, इन्होंने भी विचार किया। क्या कहा, फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया। राजा राममोहन साहब ने फ्रांसीसी क्रांति को भारतीय परिप्रेक्ष्य में देख के उस समय सोचा कि हमारे भी ऐसी जरूरत है। बताइए कौन सा प्रथा से राजा राममोहन रॉय का संबंध है, याद कीजिए जल्दी से। कौन सी प्रथा इन्होंने बंद कराई थी, सोचिए, जवाब दीजिए। और भी बहुत सारे लोग क्रांति के पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े, चर्चा आम हो गई, हर जगह बात चल पड़ी। आजकल आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं में भी इन विचारों को एक नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया, क्योंकि इस युग में उपनिवेश काल चल रहा था। यूरोपियन पावर्स का राज कई जगह पूरे विश्व में चल रहा था, लेकिन बातें पूरे विश्व में ही चल पड़ी। मगर यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि आमदनी मारी जाती, व्यापार मारा जाता, इसलिए सब लोग भी इस क्रांति के पक्ष में नहीं थे। इस सवाल पर सबकी अलग अलग ओपिनियन था। भाई धनिक वर्ग नहीं चाहेगा कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी हो, वो क्यों चाहेंगे? जो औपनिवेशिक व्यापारी वर्ग है वो क्यों चाहेंगे कि बिजनेस खराब हो हमारा? वो तो चाहेंगे ऐसे ही चलता रहे तो बहुत अच्छा होगा भाई। इसलिए ये सारे विचार फ्रांस के पूरे विश्व में छा गए, फैल गए, विचारधारा फैल गई, लोग चर्चा करने लग गए। इन सब क्रांतियों से जागृति फैली, लोग अवेयर हो गए, नींद से जग गए। अरे भाई जब वहाँ ऐसा हो सकता है तो हमारे भी ऐसा हो सकता है। देखिए जितना कहने में ये सरल है उतना ही करने में बड़ा मुश्किल काम है। युगों लग गए। 1789 को अगर देखें और हमारी आज़ादी को देखें तो कितने साल लग गए, जरा जोड़ के मुझे बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। राजा राममोहन रॉय ने कौन सा वर्क किया था? सती प्रथा को बंद करवाया था। इस तरह से हमको ये सब चीज़ें धीरे धीरे प्रैक्टिस में डालनी है। बेशक हमारी क्लास 9th है, लेकिन हमको भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी अभी से ही करनी होगी, ठीक है। अब कुछ लोग तो बदलाव के लिए बिल्कुल राजी नहीं थे, कुछ लोग बदलाव के लिए बेताब थे, बेचैन थे, आतुर थे। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तो तैयार थे, लेकिन वे चाहते थे कि ये बदलाव धीरे 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 हो। एक पार्टी मानता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है। कुछ लोग चाहते थे कि पूरा समाज, जो हमारी सोसाइटी बनी हुई है, ये राजे महाराजाओं का राज खत्म करो, है ना, हम सब बराबर हैं। क्योंकि देखिए इसकी पृष्ठभूमि में हमको जाना पड़ेगा। चर्च ने कह दिया था कि हमारे एम्परर के पास डिवाइन पावर्स हैं, दैवीय शक्ति है सम्राट के पास। जरा बताइए किसी भी सम्राट के पास दैवीय शक्ति कहाँ से आ सकती है? जरा सोचिए तो सही है, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन चर्च ने फैला दिया। एक खेमा मानता था कि समाज का आमूल परिवर्तन बहुत जरूरी है। कुछ रूढ़िवादी कंजर्वेटिव्स थे, तो कुछ लिबरल थे, कुछ उदारवादी थे। कुछ कहते थे कि नहीं, रेडिकल, हाथों हाथ बदलो हर चीज को, रेडिकल आमूल चूल परिवर्तन करो। कुछ इस तरह के, तो तीनों कैटेगरी मिल गई हमको। कुछ तो रूढ़िवादी है कि जो चल रहा है वही चलने दो। कुछ ऐसे हैं कि नहीं, आज के आज अभी के अभी इन परिवर्तनों को लाया जाए। कुछ उदारवादी हैं कि थोड़ा धीरे 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 धीरे, कितना धीरे चलूं भाई। तीनों तरह के लोग थे। उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या मतलब था, राजनीति की इन धाराओं में क्या फर्क थी, और कौन कौन सी बातें थी जो समान थी, हर जगह एक सी थी। यहाँ हम ये देखेंगे कि इन शब्दों का अर्थ हर काल और परिवेश में एक ही नहीं होता। ये जरा एक पॉइंट नोट कर लीजिए।
उस समय में और आज के समय में पॉलिटिक्स का मायना बदल गया, क्लास का मायना बदल गया, लिबर्टी का मायना बदल गया, समानता का मायना आज के युग में और आज से 300 साल पहले के युग में बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। समाज परिवर्तित हो गए हैं। 300 साल अगर हम हिसाब लगाते हैं 1789 से, तो काफी लंबा समय है ना। तो कई एजुकेशन आ गई, साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे बीच आ गई है ना, कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो गया है। तो देखिए ये सब चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है, लोगों की विचारधारा बदल चुकी है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कल्चर के हिसाब से पूरे विश्व में बदलाव आ चुका है। इसको पहले हमें जानना पड़ेगा। देखिए मेरा मानना यह है कि खाली चैप्टर पढ़ के और वीडियो बना के आपको नोट्स दे के मेरा काम संपन्न नहीं होगा। इसके पीछे की भी रोशनी मैं डालना चाहूँगा आपकी नज़र में कि ये सब बातें सोच के ये लिखा क्या है और हमें इसमें से क्या सीखना है। केवल इम्तिहान दे के नहीं टालना अपने को, हमें ये इधर अपनी नॉलेज भी बढ़ानी है। ठीक है, अब इस अध्याय में हम 19वीं सदी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन भी करना चाहेंगे और ये चेक करना चाहेंगे कि परिवर्तन के संदर्भ में उनका क्या असर था। यहां तक की बात कि ये क्रांतियां जो हुई, मुझे इससे क्या मतलब है। अक्सर स्टूडेंट ये भी कह देते हैं मेरे को क्या मतलब है सर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन है हुआ होगा। नहीं भाई, आज भी इसका असर हमारे ऊपर भी है। हमारे संविधान में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये फ्रांस के संविधान से लिए हैं। ये जो आज आप बराबरी की बातें करते हैं ये वहीं से आई है। ये जो आजादी की बोलते हैं ये वहीं से आई है। आपने सुना भी होगा क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहां से आया है, बराबरी यहां से आई है। फ्रेटर्निटी जो अपन संघवाद 10th में पढ़ेंगे अगली साल, यहां से आया है। भाईचारा जो आप बोलते हो यहां से आया है। ये क्या थे, बड़े प्रबल विचार थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस थे। ठीक है, और वहां पर भी कैसे लोग थे, कुछ तो लिबरल थे कि भाई धीरे 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 धीरे, जो मैंने बोला स्लो चेंज आने चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल। कुछ थे रेडिकल, आज के आज, अभी के अभी बदलो। कुछ कैसे थे, कंजर्वेटिव, कि कोई बदलाव हमें नहीं चाहिए, हमारा देश और हमारी राजनीति, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा समाज है जैसा ही अच्छा, कोई चेंज नहीं। ये कहता था हाथों हाथ बदलो, ये लिबरल था, मध्यम मार्गी। इस तरह के लोग थे फ्रांस में भी। फ्रांस के विचार, आइडियाज, ये जो क्रांति हुई पूरे वर्ल्ड में फैल गए, स्प्रेड हो गए। आइडिया तो क्या होता है, चर्चा से फैलता रहता। ट्रेवलर्स हैं इधर से उधर आने जाने वाले, तो ये विचार फैल गए, बुक्स फैल गई, समाचार पत्र आ गए इधर से उधर, लेटर्स आ गए, आइडियोलॉजी का स्प्रेड हो गया। लोग इन चीज़ों को अपने देश के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ने लग गए कि मेरे देश से इसका क्या कनेक्शन हो सकता है, हम अपनी ज़िंदगी और कैसे बढ़िया कर सकते हैं। क्या हमेशा सम्राट के राज में रहेंगे, हमेशा इन्हीं के अंडर में रहेंगे, क्या हमारे यहाँ भी तो चुनी हुई सरकार हो सकती है। तो लोगों की ये विचारधारा बनने लग गई, हमेशा क्या सम्राट के अंडर में रहेंगे हम, इनमें कौन सी दैवीय पावर है, वाय। जब ये वाय आ गया तो बातें चल पड़ी। अब बातें चल पड़ी तो चर्चा हो गई तो लोग शिक्षित होने लग गए, बात वही आ गई जो हम कर रहे हैं, फैल गई बातें सारी। अब अगर लोग जाग गए तो उसका सबसे पहले असर किसके ऊपर पड़ेगा, राजा रानी के ऊपर, सम्राट के ऊपर। तो वो कब चाहेंगे, और उनसे जुड़े व्यापारी वर्ग, और उनसे जुड़ा कुलीन वर्ग, और उनसे जुड़ा चर्च कब चाहेगा कि लोग सोचें समझें बुद्धि से। वो नहीं चाहते। अब इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें समाज के रेडिकल
पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया। अब चलते हैं रशिया की क्रांति। रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया। देखिए, रशियन क्रांति ने पूरे वर्ल्ड के आइडियोलॉजी विचारधाराओं पर चोट की। फ्रांस की तो हम देख ही चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर था हमारा। रशिया में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद, सोशलिज्म 20वीं सदी का सबसे बड़ा आइडियोलॉजी विचारों को बदलने वाली साबित हुई है। रशिया की क्रांति सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल हुई है। उस सीरीज में एक हिस्सा बना है रशियन रिवॉल्यूशन। किसकी बात करने वाले हैं हम? रशियन रिवॉल्यूशन। रेड से क्यों लिखा है मैंने? ये रेड में मजा आता है क्या ज्यादा है भाई? रेड से क्यों लिखा है अभी समझ जाएंगे। रेड से क्यों लिखा गया ये, आइए आगे यात्रा करते हैं इसमें। उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। लिबरल्स, रेडिकल, कंजर्वेटिव। तो पहले ये जान लीजिए एक बार वापस से, उदारवादी कौन है? जो नर्म स्वभाव का है कि चेंज कर दो। देख लो जो भी बेस्ट हो हमारे लिए, एक व्यक्ति ऐसा बोलेगा। रेडिकल होगा नहीं अभी के अभी मेरे को ये परिवर्तन चाहिए। रूढ़िवादी कहेगा नहीं कुछ मत बदलो, जो है बहुत अच्छा है, हमें हम अपनी पुरातन जो है सभ्यता, जो परंपराएं, उनका सम्मान करना चाहिए। रूढ़िवादी ये बोलेंगे जो है सिस्टम जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। समाज परिवर्तन के समर्थकों में मैं किसकी बात कर रहा हूँ? देखिए वापस ध्यान दीजिए, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। मैं क्या कर रहा हूँ? समाज का परिवर्तन, सोशल चेंज के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। ये कैसे थे? ये क्या चाहते थे? ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों का बराबर का सम्मान हो और जगह मिले। समाज परिवर्तन वाले लोग उदारवादी थे। क्या चाहते थे? ऐसा बन जाए हमारा देश या राष्ट्र जिसमें सारे के सारे धर्मों को बराबर का सम्मान, रेस्पेक्ट मिल जाए और जगह भी हो। ठीक है, शायद आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्राय किसी एक धर्म को ही ज्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। तो ये दो विभाजन हो गए। ब्रिटेन वाले किसको चाहते हैं? चर्च ऑफ इंग्लैंड को। और ऑस्ट्रिया और स्पेन वाले कैथोलिक चर्च के समर्थक हैं। तो भेद शुरू हो गए यहीं से ही। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा करने के पक्षधर थे। ये उदारवादियों की समझ है। इसको अलग उससे कर लेते हैं कलर से, ताकि हमें आ जाए समझ में जल्दी से। तो ब्रिटेन वाले किसकी तरफ क्या बात करते हैं? कलर चेंज कर लेते हैं हम एक बार तो थोड़ा ठीक रहेगा। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती है। वहीं अब की बार फिर कलर चेंज कर लेते हैं। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों के अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। कि भाई देखो, मैं ना वंश जो एक के बाद एक पहले पिता थे, बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, उस साम्राज्य के फेवर में हम नहीं है। वंश पर आधारित राजा या शासक उदारवादियों को नहीं चाहिए। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। क्या ऐसी सरकार हो कि मिलिट्री, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस जो कि व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित कर ले। इनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए।
क्या रोल है सरकार का उदारवादियों के रोल अंडर में, कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सुरक्षा करो। यह समूह प्रतिनिधित्व पराधारी एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानून के अनुसार, जो मैं कह रहा हूं क्या काम करे उदारवादी जो ग्रुप है वो क्या कहता है, प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार यानी चुनी हुई सरकार हो, क्या करे, शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त हो, सुप्रशिक्षित ट्रेन्ड, वेरी वेल ट्रेन्ड न्यायपालिका जजेस हो, उनके द्वारा स्थापित किए गए कानून के अनुसार राजकीय कार्य करे। पर यह समूह डेमोक्रेट नहीं था। ये गलती मत कर दीजिए कि आप सोच बैठे कि ट्रेंड जज हो, पुलिस हो, कोर्ट हो, अफसरों की ज्यादा नहीं चलनी चाहिए। तो इस बात को, इनकी डेमोक्रेसी से कोई लेन देन नहीं था, इनको डेमोक्रेट मत मानिए। ये लोग एक बात और करते थे कि सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में, माय डियर स्टूडेंट्स, नहीं थे। तो डेमोक्रेटिक तो नहीं हुए। ये गलती मत कीजिए। उदारवादियों का एक समूह निकल कर आया, इन्होंने क्या माना, वापस समझिए, चुनी हुई तो सरकार हो जो शासकों और अफसरों के अंडर में नहीं हो, लेकिन कौन उसमें भागीदारी निभावे, सुप्रशिक्षित न्यायपालिका यानी जजेस, वेल क्वालिफाइड जजेस हो, और क्या हो, वो बनाए कानून, उसके हिसाब से शासन व्यवस्था चलाएं अफसर लोग, ठीक है। पर यह समूह लोकतंत्र में बिलीफ नहीं था कि भाई जितने भी, जैसे हमारे है ना 18 साल से आज जितने भी युवा वर्ग वोट डालता, वैसे नहीं थे। सार्वभौमिक सबको सबको वोट डालने का अधिकार देने के पक्षधर नहीं थे बिल्कुल भी। मैंने रेड कर दिया, नहीं थे, देखिएगा। ये लोग क्या मानते थे कि वोट का अधिकार केवल संपत्ति धारियों को ही मिलना चाहिए। भैया जिसपे पैसा है, मालदार है, खेत खलियान वाला है ना, जिसपे पैसे की पावर है, उसको ही वोट डालने का अधिकार दिया जाए। और अब आगे देखते हैं, इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो क्या करे, जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। रेडिकल ये चाहते थे। तो रेडिकल क्या चाहता है, देश की सरकार कैसी हो, ऐसी सरकार हो जो देश की आबादी की मेजॉरिटी के हिसाब से चलती हो, कि मेजॉरिटी क्या चाहती है आपसे। इनमें बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे, यानी रेडिकल्स चाहते थे कि महिलाओं को भी वोट डालने का राइट मिल जाए। अभी तक महिलाओं को वोट डालने का अधिकार पे बात ही नहीं हुई है। ये तो रेडिकल ने पहली बार ये डिमांड, ये विचार रखा है, आइडिया रखा है कि महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार दिया जाए। भाई लगभग ये मान सकते हैं महिलाओं की आधी आबादी है, तो इसका मतलब ये भी हो गया कि जो महिला पैसे वाली है उसको भी वोट डालने का अधिकार नहीं था, टोटली मना थी, समझे। आगे देखिए, उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। जैसे हमारे उदारवादी हैं, मतलब इस चैप्टर में के विपरीत ये लोग रेडिकल्स, ये लोग कौन है इस लाइन में, रेडिकल्स, ये बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। कि भाई अगर कोई पैसे वाला है, बड़ा भूस्वामी है, जमींदार है, संपन्न व्यापारी है, उद्योगपति है, तो उसके विशेषाधिकार कुछ भी नहीं होने चाहिए, उसको कोई स्पेशल राइट्स नहीं मिलने चाहिए। वो भी मेरी और आप ही की तरह रहेगा, शासन में उसकी चलेगी नहीं बिल्कुल भी, उसको कोई विशेषाधिकार, स्पेशल राइट्स नहीं है, ठीक है। ये लोग क्या थे, ये निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के सेंट्रलाइजेशन, संकेंद्रण के विरोध जरूर करते थे। तो भाई आप खुद ही सोच सकते हैं, सही बात है, मैच कर रही है
कि किसी को भी विशेषाधिकार नहीं हो, भले ही वो कितना ही पैसे वाला व्यक्ति है। और संपत्ति का संकेंद्रण, सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। और रूढ़िवादी कैसे थे? रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। भाई ये तो कोई चेंज चाहते ही नहीं है, ये तो चाहते हैं जैसा राजा का राज चल रहा है चलने दो, जो राजा का शासन चल रहा है वही चलता रहना चाहिए, दैट्स इट, कोई चेंज नहीं चाहिए इनको। तो मुझे विश्वास है कि आपको यहां तक की स्लाइड्स, ये चैप्टर बहुत अच्छा भी लग रहा होगा। हमने क्या क्या बातें देखी इसमें अब तक? कुछ लोग फीमेल वोटिंग राइट्स चाहते हैं, कुछ तो चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते। कुछ चाहते हैं कि विशेषाधिकार किन किन को मिले रहें, उद्योगपति व्यापारियों को विशेषाधिकार नहीं मिले। कुछ ऐसे भी हैं कि शासन कैसा हो, निर्वाचित हो, यानी जो सरकार बने वोट डालने के बाद बने, निर्वाचित हो। और जो जैसे आपके न्यायपालिका, वेल ट्रेन्ड हो, इनके बनाए कानून के अनुसार शासन चले, वेल ट्रेन्ड हो, और ये लोग क्या करें, कानून बनाए, है ना। तो क्या होगा कि बहुत अच्छे लोगों द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशन बने होंगे, तो देश उसके हिसाब से चलेगा, ना कि सम्राट की मर्जी से। ठीक है, ये तो मिक्स बातें हो गई। अब एक ग्रुप ऐसा भी है, रूढ़िवादी, नाम से ही सिद्ध होता है। ये क्या चाहते हैं कि जो चल रहा है चलने दो, बेसिकली नो चेंज। ये कोई परिवर्तन समाज में, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में नहीं चाहते, कोई चेंज नहीं चाहिए, जो चल रहा है जैसा चलने दो। तो हमने देखा लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स, रेडिकल्स की क्या विचारधारा है। लेकिन आप देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे थे कि देखिए सत्य को तो नकारा नहीं जा सकता, ट्रुथ इज ट्रुथ, सच्चाई तो उजागर होगी, क्योंकि उनका तो आधार ही निराधार था कि क्लर्जीमैन और रॉयल जो है राज परिवार के लोग टैक्स नहीं देंगे, तो बात ही गलत हो गई बिल्कुल। तो इन्होंने भी यह स्वीकार कर लिया कि हाँ ये यहाँ तो बहुत बड़ी गलती थी, है ना। लुई 16 की बहुत बड़ी गलती थी कि टैक्स पर टैक्स लगाते गए, और निम्न वर्ग जो बेचारे मजदूर वर्ग है उन पे सबसे ज्यादा टैक्स। देखिए उल्टा। तो पुराने समय में यानी 18वीं सदी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, कोई चेंज मत करो, जो चल रहा है जैसा चलने दो, क्योंकि इसी में उनकी जीत छुपी हुई थी, इसी में उनकी अर्थव्यवस्था छुपी हुई थी, इसी में उनकी राजनीतिक शक्ति भी छुपी हुई थी। लेकिन आप देखिए 19वीं सदी आते आते वे भी मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन बहुत जरूरी हो गया है, परंतु ये भी जानते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, पास्ट का, और पूरी तरह ठुकराओ भी मत, और बदलाव की प्रक्रिया स्लो कर दो। लेकिन झुके तो सही थोड़े से कि स्लो कर दो प्रक्रिया, आमूल चूल एकदम परिवर्तन मत करो, स्लोली 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 आगे बढ़ो, इन्होंने कहा। ये सब असर कब आया? फ्रांस की क्रांति हो जाने के बाद। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान क्या हुआ, सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफी टकराव हुए। देखिए ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं सिर्फ वैचारिक क्रांति है, जो हमारी उथल पुथल हुई क्रांतियों में, तो उससे क्या रिजल्ट हुआ, लोगों के विचार कैसे बदले,
ये मैं कहूँगा कि फ्रांस की क्रांति, रशिया की क्रांति जो हम पढ़ने जा रहे हैं और कुछ नहीं है, केवल वैचारिक क्रांति है, वैचारिक, है ना। ये विचारों की क्रांति है, पूरे विश्व में आइडियाज बदल गए, मतलब ये बदल गया सोचने का नजरिया, समझ बदल गई, है ना। लोगों का व्यवहार चेंज होने लग गया। पूछने लग गए कि आखिर क्यों, कि क्यों, वाई, हर चीज पे वाई लगने लग गया कि वाई क्यों है, ऐसा आखिर है तो क्यों है, क्यों मानूं मैं कि सम्राट पे दैवीय शक्ति है, कि सम्राट और सम्राट का परिवार कोई टैक्स नहीं देगा, सम्राट के रिश्तेदार कोई टैक्स नहीं देंगे, चर्च के अफसर प्रभारी, है ना, जो चर्च के एक तरह से अधिकारी हैं, वो कोई टैक्स नहीं देंगे भैया। क्यों भाई, ये विचार आएगा। और मैं दिन भर मजदूरी करता हूँ, पत्थर फोड़ता हूँ, बजरी छानता हूँ, मैं टैक्स दूंगा, बहुत बढ़िया। और इधर पूंजीपति वर्ग ने मेरी पगार घटा दी है, जब मीट और ब्रेड के भाव आसमान छू रहे, मिल नहीं रहा है, लंबी लाइन लग गई है ना। बेकरी पे महिलाएं तंग हो रही हैं, उन्होंने बेकरी लूट ली। ऐसे माहौल में विचार तो उठेंगे। अब ये विचार पूरे विश्व में फैलेंगे, सोचना समझना का व्यवहार बदलेगा, बदलेगा तो बदलाव आएगा। तो ये चैप्टर किस बात पे बेसिक हो गया, चेंज। ये सारी हम चेंज पढ़ रहे हैं, इन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, ठीक है। और चेंज इज परमानेंट, बदलाव ही हमेशा रहता है। देखते हैं 19वीं सदी में क्या हुआ। क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया कि अब क्या होगा। विचारों से लोग ओतप्रोत हो गए, भर गए, पूरे विश्व में विचार फैल गए। मैंने कहा ना आपको, पूरे विश्व में विचार फैलते हैं। आज तो सूचना और क्रांति का युग तो बहुत जल्दी फैलते हैं, उस समय भी फैल ही जाते थे। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति ने लोगों के सोचने समझने और व्यवहार का तरीका बदल दिया। क्वेश्चन पूछने की आदत आ गई कि हमें क्यों नहीं, ऐसा क्यों, वैज्ञानिक सोच हो गई। इस सोच को सलाम करते हैं और बहुत ही जल्दी हम दोबारा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय एंड गुड लक। थैंक यू टू यू ऑल।